Hello everyone, welcome again on the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School. In the last video of chemistry tutorial, we have studied about the quantum mechanical nature of electron or atom, in which we studied the Schrodinger wave equation and Heisenberg uncertainty principle. Now, the today lecture 10th, in which we studied the quantum numbers. It is a very important topic of competitive exam or your basic conceptual strongness. Now start the topic. बच्चों, जो क्वांटम नंबर्स होती हैं वो क्या चीज़ होती है? आपको किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बताया जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए जिन 4 इंडाइसेस को हम लोग यूज़ लेते हैं उन 4 इंडाइसेस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्वांटम नंबर्स. आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स. द 4 इंडाइसेस यूज्ड टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और energy of electron or the behavior of electron in external magnetic field are known as commonly quantum numbers. These are of 4 types. We conceptually studied this again and again. ठीक है? Now first of all we studied about the principal quantum number. Principal quantum number के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले बात करते हैं who discovered it. तो आप लिखेंगे सबसे पहले discovered by नील्स बोर. इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बच्चों? नील्स बोर ने इसको डिस्कवर किया था. उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ एन, ये भी हमें पता होना चाहिए क्या होती है. तो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी. तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती बल्कि 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होती है. हमें ये चीज़ पता करनी है, ठीक है ना. उसके बाद हम लोग बात करें जो एन है, एन डिनोट द, एन किसको डिनोट करता है? ये हमारे एटॉमिक जो शेल है, एटॉमिक शेल. शेल को बच्चों हमने एक और नाम दिया था, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है. तो एनर्जी लेवल या शेल को ये रिप्रेजेंट करता है. जब शेल को ये बता रहा है तो इट ऑल्सो डिनोट किसको डिनोट करेगा? जो आपका एटम है उसका जो शेप है वो क्या होगा, ठीक है ना. सॉरी, साइज जो है उसके बारे में बताता है, यानी हम रेडियस के बारे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. इट ऑल्सो डिनोट द साइज ऑफ एटम, ठीक है. उसके अलावा ये क्या बताएगा? इट ऑल्सो डिनोट, क्या बताएगा हमें? एनर्जी ऑफ शेल. जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा. अगर हमें साइज निकालनी है तो साइज निकालने का एक फॉर्मूला है, रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. एंगस्ट्रॉम में हमें उस आइटम का क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा, यानी हमें क्या मिल चुका है? उसका साइज मिल चुका है. अगर हमें एनर्जी ऑफ शेल निकालनी है तो कैसे निकाला जाएगा? एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग क्या निकाल लेंगे? उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. तो एन की वैल्यू हमें पता होगी तो हम एनर्जी भी निकाल लेंगे और उसकी जो साइज है एटम की, रेडियस जो है उसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है बच्चों. अगर हम बात करें यहाँ पर ये एन हमें और क्या क्या बताएगा? अगर आपके पास कोई एन है तो उस पर कितने आपके पास सब शेल होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल, ठीक है ना बच्चों. सब शेल क्या होता है? शेल के अंदर जो छोटे छोटे पोजीशंस पाए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उनको कहा जाता है सब शेल. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक स्कूल है तो पूरा स्कूल जो है वो तो हमारा क्या हो गया? एटम हो गया. उस स्कूल का जो हमारा जो ऑफिस होता है उसको आप एक तरह से न्यूक्लियस मान लीजिए, ठीक है ना. अब जिन जगहों पर आप लोग ये स्टूडेंट पाए जाते हैं वो क्या होती है? क्लास. तो क्लास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शेल बोल सकते हैं. लेकिन क्या पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं क्या? पंखे पर, अलमारी में नहीं बैठे हुए. आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठे हुए हैं विच इज योर बेंच और टेबल. तो उस टेबल को आप लोग क्या बोलेंगे? सब शेल कहेंगे, ठीक है. स्कूल हमारा क्या हो गया? एटम हो गया. आपका क्लासरूम जो है वो हमारा शेल हो गया. और उस शेल के अंदर, क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन है, टेबल है या बेंच है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? सब शेल हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे समझेंगे
तो किसी शेल के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ सब शेल निकालने हैं, तो आप ध्यान रखना द टोटल नंबर ऑफ सब शेल ऑलवेज इक्वल्स टू n। जितने आपके पास n होंगे उतने आपके पास क्या हो जाएंगे, सब शेल हो जाएंगे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था n की वैल्यू 1 है, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आपके पास सब शेल भी क्या होगा, सब शेल भी हमारे पास क्या होगा 1, और वो कौन सा हो गया हमारे पास में s या 1s उसको कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे पास सब शेल जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कौन से होंगे, एक होगा 2s और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 2p। ठीक है, आपने भी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है s p d f, ये हमारे क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास सब शेल कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन से हो गए, 3s 3p एंड 3d हमारे पास सब शेल हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास सब शेल कितने हो गए, 4। कौन कौन से, 4s 4p 4d एंड 4f, ये हमारे पास सब शेल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक टॉपिक हो गया। उसके बाद में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको अगर पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे, एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे आपने यही बताया था आपको, तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, देखिए तो क्या हो गए, शेल, ये उसके अंदर क्या हो गए, सब शेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो चुके हैं बच्चों, सब शेल हो चुके हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ऑर्बिटल की। ठीक है ना, कितने ऑर्बिटल को निकाल सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। हमारे पास ऑर्बिटल एक ही होगा और उसको क्या कहा जाता है, 1s कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 में से एक तो हो जाएगा हमारे पास 1s और बाकी के हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये p है, ये s है और ये क्या हो गया p के अंदर 3 पाए जाते हैं, px pz एंड py। इसी प्रकार से n की वैल्यू 3 होगी तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 हो गया। इसमें एक तो हमें क्या मिलेगा, s 1s हो गया। 3 हमें क्या मिल जाएंगे, p वाले मिल जाएंगे। ठीक है ना, px pz एंड py। और बच्चे कितने आप देखो, जब 4 हो गए, 5 बच गए, एक बच गया हमारे पास d वाला। तो d के अंदर बच्चों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d में कितने होते हैं, 5 होते हैं, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे चलेंगे। n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो इसमें f सब शेल भी ऐड हो जाएगा और f सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। तो 7 को 16 में ऐड करेंगे तो हम 7 को हम जब इनमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने मिल जाएंगे, 7 + 9 कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे मेरे पास में। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला निकालने का क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, तो शेल में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2n स्क्वायर। जैसे आपके पास n = 1 है तो 1 के अंदर n की वैल्यू रखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, के शेल की बात कर रहे हैं, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से n शेल की बात करें, n में n = 2 होता है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये 4 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अगर यहाँ देखेंगे हमारे पास 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 एंड 8। यही बात यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में m शेल है, m के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर हमारे पास में n शेल हो गया, n के लिए n = 4 होता है तो 2 × 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 × 2 = 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर लेंगे। एक और चीज़ आपको यही बता देता हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ शेल, कोई भी शेल है, शेल हमने 4 माने हुए K L M N, तो इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, आप ध्यान रखना। K की एनर्जी कम होती है L से, L की एनर्जी कम होगी M से
और m की एनर्जी कम होगी n से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका फॉर्मूला देखिए जरा एनर्जी का। एनर्जी फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में घटने का मतलब ये बढ़ रही है, तो एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये हमने बता ही दिया। n = 1 है तो इस शेल को क्या कहा जाता है? ए शेल कहा जाता है। n = 2 है तो इसको एन शेल कहा जाता है। n = 3 है तो इसे एम शेल कहा जाएगा। n = 4 है तो इसे एन शेल कहा जाता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसका सेकंड लेवल है, उसको बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड टॉपिक को। सेकंड जो क्वांटम नंबर है उसको कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो आप इसका एक और नाम ध्यान रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये इसका एक और नाम है। किसने इसको डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड ने। ठीक है बच्चों, इसको किसने डिस्कवर किया था? सोमरफेल्ड ने इसको डिस्कवर किया था। रिप्रेजेंटेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ एल जो है हमेशा जो है एल की वैल्यू जो होगी n-1 होगी। ठीक है ना, एल की वैल्यू हमेशा कैसे लिखी जाती है? n-1। या हम ये कह सकते हैं l इज ऑलवेज लेस देन n। हमेशा l की वैल्यू n की वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। l जो है वो किसको डिनोट करता है? ये हमारे सब शेल को डिनोट करता है बच्चों। ठीक है ना, सब शेल को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं सब एनर्जी लेवल, बोल सकते हैं ना इसको सब एनर्जी लेवल, या सब शेल भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे n ने शेल को बताया था वैसे ही l जो है वो किसको बताता है? सब शेल को बताता है या सब एनर्जी लेवल को बताता है। ठीक है, उसके अलावा ये किसको बताएगा? जिस तरह से n ने जो शेप है उसके बारे में बताया था। ठीक है ना, तो ये क्या बताएगा हमारे पास में? सॉरी, साइज के बारे में बताया था। ये बताता है शेप ऑफ सब शेल। ठीक है ना, शेप ऑफ सब शेल के बारे में ये बताता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो वहां पर l की वैल्यू क्या हो गई? n-1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू क्या हो गई वहां पे? 0। और 0 जो है वो किस सब शेल के लिए बोला जाता है? s सब शेल के लिए बोला जाता है। हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, और इसको कहा जाता है p सब शेल। ठीक उसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 है हमारे पास में, 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसको कहा जाएगा d सब शेल। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू हमारे पास दिया जाएगी, जिसे कहा जाएगा f सब शेल कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जो s मीनिंग है यहाँ पे, s का मतलब क्या होता है? शार्प होता है। p का मतलब जो है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, d का मतलब जो है वो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज। और f का मतलब होता है फंडामेंटल। ये हमें कुछ टेक्निकल वर्ड ध्यान रख लेना है। उसके बाद में जो हमसे पूछे किसी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल। कोई भी सब शेल हो, एनी सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला है 2 × 2l+1। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है 4l+2। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा हुआ है हम क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था? 4l+2। l की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे l की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर 4 और 2 यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम यहाँ पे चलते हैं l = 2 में, तो 2 4 2 जा 8 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ चलते हैं l की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है।
4 3 या 12, 12 और 2 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे मिलेंगे, क्योंकि एस सब शेल होता है उसको ऐसे लिखा जाता है सिंगल आगे नीचे करता हूँ उसको। ठीक है, जो एस सब शेल है, एस सब शेल है उसको केवल एक सिंगल बॉक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर पी सब शेल है तो उसको लिखा जाता है इस तरीके से, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 होते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ईच ऑर्बिटल है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे डी में जाओगे आप तो डी में कितने बनाते हैं हम लोग 5 बनाते हैं। ठीक है, 5 में कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जैसे कि आपको दिखाया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप एफ में जाओगे तो वहाँ एफ में हम लोग 7 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। कितने ऑर्बिटल बनाते हैं यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स बनाते हैं और प्रत्येक के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया। एक और चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो है शेप ऑफ सब शेल। ये जो एल जो वैल्यू है वो हमें शेप ऑफ सब शेल के बारे में बताएगा, जब हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसको। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं दोहराता हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड ने, रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू हमेशा एन जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे कम होती है, इसलिए इसको n-1 लिखा जाता है। वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल होगा एस, अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल हो जाएगा टी, अगर एल की वैल्यू 2 है तो सब शेल हो जाएगा टी। ठीक है ना, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो सब शेल हो जाएगा एफ। इस प्रकार से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी सब शेल के अंदर तो हमें फॉर्मूला लगाना है 4l + 2 या 2 × 2l + 1। ठीक है ना, तो एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो एफ और सब शेल है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब शेल जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, जरा इसको रब कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द शेप ऑफ सब शेल। हमारे पास जो है 3 सब शेल हमने यहाँ पे लिए हैं। एक एस सब शेल है, एस का मतलब स्फेरिकल होता है, तो इसकी शेप कैसी होती है स्फेरिकल होती है। पी सब शेल जो प्रिंसिपल सब शेल था उसका शेप होता है डम्बेल शेप। तो डम्बेल शेप होता है तो ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे होता है, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा या फिर जेड एक्सिस पे होगा। तो ये पी सब शेल है। अभी हम ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो डी सब शेल है ये डबल डम्बेल शेप होता है। एक डम्बेल शेप ये हो गया और एक डम्बेल शेप ये हो गया। तो डबल डम्बेल जो शेप होता है वो किसका होता है डी सब शेल का होता है। डम्बल शेप जो होता है वो बी सब शेल का होता है और जो एस सब शेल है वो स्फेरिकल होता है। अगर आपसे एफ सब शेल के बारे में पूछा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो ये हम इसकी स्टडी की बात नहीं करते हैं। ये होगा हमारे पास में शेप ऑफ सब शेल, ठीक है ना। अब हम जब ऑर्बिटल तक जाएंगे तब हम आगे इनको फर्दर डिवाइड करके उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वाली क्वांटम नंबर तक जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक चीज़ जो है वो हमारी छूट चुकी है, वो है एनर्जी ऑर्डर। अगर आपके पास में एन की वैल्यू फिक्स है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया ऑर्डर ऑफ एनर्जी, आप कौन डालेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल हैविंग सेम शेल। उनमें शेल जो है वो तो सेम है, लेकिन सभी शेल जो है उनके लिए एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4s एनर्जी लेवल, 4p, 4d और 4f जो है, तो n की वैल्यू तो इनकी क्या है सेम है, लेकिन सब शेल कैसे हुए डिफरेंट हुए। तो इनके लिए अगर एनर्जी वैल्यू पूछी जाए तो आप जितना ज़्यादा सब शेल में आगे की ओर जाएंगे तो उनकी एनर्जी की वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। क्योंकि जब n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस चीज़ के लिए। तो ये हमारे पास हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वांटम नंबर की ओर जो है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बच्चों बात करते हैं अब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है। इसमें सबसे पहला वर्ड लिखेंगे आप लोग डिस्कवर्ड बाय। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिमान ने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया था, जिमान ने डिस्कवर किया था। उसके बाद में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखा जाता है स्मॉल m। फिर आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -L2
प्लस एल। जो भी आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ी उसमें आपने एल की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उस एल की वैल्यू को माइनस एल से प्लस एल तक लिख दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एल की वैल्यू मिल जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं एम रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। एम से रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल का उसे भी रिप्रेजेंट हम कह सकते हैं एम रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। और ये भी कह सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिटल रेंज होंगे उनको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, जब किसी सब शेल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है बच्चों, तो रखने पर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। उन सब शेल के छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट बनते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स नाम देते हैं। अभी थोड़ी देर हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। सपोज अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है, हम शुरू से चलते हैं, अगर हमारे पास एल की वैल्यू बच्चों 1 है, तो एन की वैल्यू 1 हुई तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी n-1 के अनुसार ये हो जाएगी 0। तो एल की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी उसके लिए सबशेल कौन सा हो गया, एस सबशेल हुआ, ठीक है ना। और एस सबशेल जब एन की वैल्यू 0 है तो इसके लिए एम की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं माइनस एल से प्लस एल के लिए से कह रहे हैं, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये एस सबशेल की होती है, यानी एस सबशेल के लिए ऑर्बिटल नहीं होता, ये खुद ही इसका सबशेल भी है और ये इसका ऑर्बिटल भी हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर एन की वैल्यू 2 है तो वहाँ एल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एल की वैल्यू 1 मिली तो ये किस सबशेल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पी सबशेल के बारे में बात हो रही है। पी के लिए एल की वैल्यू 1 आ गई, हम इसके लिए एम की वैल्यू क्या लिख लेंगे, -1, उसके बाद लिख लेंगे 0 और फिर लिख लेंगे +1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ चुके हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। -1 वैल्यू जो रखता है उस ऑर्बिटल को कहा जाता है px, 0 वैल्यू जो रखता है उसे कहा जाता है pz, और +1 वैल्यू जो रखेगा उसे कहा जाएगा py ऑर्बिटल। यानी p सबशेल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा गया तो ये कितने ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया, 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो गया, विच आर नोन एज px, py एंड pz। द वैल्यू ऑफ m इज 0 फॉर pz ऑर्बिटल and -1 maybe for px, maybe for py and similarly +1 for py और px, ये हम लोग ले लेंगे। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, d सबशेल के बारे में बात हो रही है। और d सबशेल के लिए m की वैल्यू जब हम रखेंगे तो -2, उसके बाद में -1, then 0, फिर +1 और फिर +2। आप बता सकते हैं हमें कितने ऑर्बिटल मिल गए यहाँ पे, हमें यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल मिल गए 5। कितने ऑर्बिटल मिल गए हमें यहाँ पे, 5 मिल गए। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक को लिखा जाएगा dxy, दूसरे को लिखा जाएगा dyz, 0 जिसके लिए m की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है dz², +1 को हम लिख देंगे dzx और +2 को हम लोग लिख देंगे dx² और y²। तो इस तरीके से कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर dz² ऑर्बिटल। तो dz² ऑर्बिटल की m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो m के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। तो d सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऐसे p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है ना। और s सबशेल के अंदर 0 ऑर्बिटल है, मतलब वो खुद भी अपना ऑर्बिटल भी है और सबशेल भी है। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 4 होती तो n की वैल्यू हमें 3 मिलती, l की वैल्यू 3 है, यानी ये हमारा हो जाता f सबशेल हो जाता। f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, मुझे 7 मिलेंगे, ठीक है ना। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 7 बता चुका हूँ पहले, 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, m की वैल्यू रखते हैं तो -3, उसके बाद -2, then -1, फिर 0, +1, +2 और +3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीमान ने स्टडी किया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगी। उसके अलावा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल m से, इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है। ये हमें जो है
जब एटम को या जो हमारा सब शेल है उसको जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, उनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें जानकारी देता है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 1 है तो L 0 हो गया, तो ये s ऑर्बिटल को इंडिकेट करेगा। n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1 हो गई, यानी p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हो गए, दैट इज px py एंड pz। अगर L की वैल्यू 2 है फॉर n = 3 तो ये d सबशेल है, कितने ऑर्बिटल होंगे 5, कौन कौन से dxy dyz dz2 dzx एंड dx2 y2। एंड इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 3 है तो इसके लिए अंदर हमें 7 ऑर्बिटल मिलेंगे क्योंकि f सबशेल से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है मतलब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटम नंबर की ओर, जो कि हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, आप लोग ध्यान रखना। स्मॉल एस है तो हमारे सबशेल को इंडिकेट कर रहा है वो, और कैपिटल एस है तो वो हमें किसे बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर को बताएगा। इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, गॉडस्मिथ और उलेनबेक ने। आप नाम ध्यान रखेंगे, गॉडस्मिथ और उलेनबेक ने स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था। रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस को, और ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। होता क्या है बच्चों, जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एक्सिस पर, जैसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करता रहता है, एक स्पिन करता रहता है। उसी स्पिन के बारे में बात करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 तरीके का होता है। एक स्पिन को कहा जाता है क्लॉकवाइज स्पिन, और दूसरे स्पिन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसे हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर को -½ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऑर्बिटल के अंदर आप ध्यान रखना, इन वन ऑर्बिटल only 2 electrons are present। केवल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 electrons are present which have clockwise and anti-clockwise spin, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन करूँगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन करूँगा। तो मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है उसको मैं हाफ एरो से अपर की डायरेक्शन में इंडिकेट करूँगा। जो अपर हाफ है ये क्लॉकवाइज को इंडिकेट करता है, और जो लोअर हाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या बताएंगे इसमें, स्पिन क्वांटम नंबर को गॉडस्मिथ और उलेनबेक ने डिस्कवर किया। कैपिटल एस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एक्सिस पर जो स्पिन करता है, जो चक्कर लगाता है, उसको कहा जाता है स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब घूमता है तो वो 2 तरह के स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को हम +½ से लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को हम -½ से लिखते हैं, ठीक है ना। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज बताया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी क्लॉकवाइज बताया जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए अपर हाफ लिखा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लोअर हाफ लिखा जाता है। इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन को बता दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने क्वांटम नंबर के बारे में बात करी। अगला जो वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन को लेते हुए आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे। आप लोग